पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वहाँ पर एक फार्मूला निकला था कि अगर ये कोई एक बॉडी है जिसका सरफेस एरिया है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में सिचुएटेड है और ये इस सरफेस का नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर एन द्वारा डिनोट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन इस सरफेस के नॉर्मल के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है फाई इक्वल टू, सूत्र बताए थे, ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो जब कोई भी सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड होगा तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, उसके लिए फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। याद रखिएगा यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा सरफेस के नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल है। अब इसको स्पेशल 3 केस हम लोग डिस्कस करेंगे। केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज direction of electric field is normally outward to the surface। then नॉर्मल का यहाँ 2 डायरेक्शन है, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। तो इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस ऑफ बॉडी, देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 0 डिग्री एंड इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो फाई इक्वल टू सूत्र हो गया ई इंटू ए, सिंस cos 0 degree is equal to 1। Case 2, when direction of electric field is parallel to the surface, then angle theta will be 90 degree। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल हो तो इस फिगर से क्लियर है कि थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज direction of electric field is to be parallel to the surface, then phi equal to 0, since cos 90 degree equal to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, सरफेस भी वहां पर सिचुएटेड है, लेकिन उस सरफेस से फ्लक्स 0 होगा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस सरफेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। इसी प्रकार से केस 3, इफ डायरेक्शन ऑफ ई इज नॉर्मली इनवर्ड टू द सरफेस, देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 180 डिग्री। अगर ई का डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल क्या हो, डाउनवर्ड हो, इनवर्ड हो, उस कंडीशन में यहाँ पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज normally inward to the surface, then phi is equal to minus e, since cos 180 degree equal to minus s। तो these 3 cases show that electric flux may be positive or may be negative। in different condition of
theta, the value of flux will be different for same electric field and for same surface. एक ही सरफेस से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इस E के अलग अलग डायरेक्शन के लिए सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये तीन बात आप याद रखिएगा। अब यह जो फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अब एसआई यूनिट एंड डायमेंशन हम लिखेंगे। तो जब भी किसी का यूनिट डायमेंशन लिखना हो उस फार्मूला के बेसिस पर ही हम लोग लिखते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आप यूनिट जो है आप लिख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हम लिखे हैं न्यूटन पर कूलम, और दूसरा यूनिट आप लिखे हैं वोल्ट पर मीटर। दूसरा सरफेस एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इस केस में एरिया का यहां मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, इस केस में भी यहां मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल आ गया। तो यहां पर हो गया वोल्ट मीटर, यहां न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो इस बेसिस पर आप लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स और वोल्ट मीटर। इट्स डायमेंशन इज, अब डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं। आप फोर्स न्यूटन का जानते हैं mL/t-2, यहां पर एल स्क्वायर है तो mL/3। अब देखो t-2 और यहां पर कूलम इनवर्स है, तो कूलम इनवर्स है मतलब I इनवर्स T इनवर्स, तो t-2 पहले से है, -1 एक और आ गया, -3I-1। तो इस एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स और वोल्ट मीटर। इट्स डायमेंशन इज mL/3 T⁻⁻3 I⁻⁻1। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इसको नोट करते जाइए। पूछ दिया आपसे डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफिनीशन आपको लिख दिए है। राइट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिख सकते हैं। डिस्कस डिफरेंट कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो तीनों केस आपको डिस्कस कर दिए। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सबका यूज होगा गॉस थ्योरम में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी, इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी, इसके आगे चर्चाएं करेंगे सॉलिड एंगल का भी। ये सबका जो है यूज होगा गॉस थ्योरम में, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। अब क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? नाम से स्पष्ट है, जिस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इज टू बी सेम। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक potential at all points is to be same। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी सरफेस को कहते हैं जिसके सभी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज Q is a point charge, taking point charge as center, we construct a sphere
of radius r. Suppose this is a spherical surface of radius r. All points of this spherical surface are to be at same distance from the point charge. So, potential at all points on this surface will be same, and this surface will be said to इक्विपोटेंशियल सरफेस. मान लो ये Q एक पॉइंट चार्ज है, इसको सेंटर मानकर हम किसी एक रेडियस का स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लें, तो इस स्फेरिकल सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर हो, और किसी चार्ज Q से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल V बराबर हो. फॉर्मूला क्या निकाले? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r. तो चाहे पॉइंट यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, आप एक पॉइंट मान लो इस पर A लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहां पर B लेते हैं, तो जो पोटेंशियल A पर होगा वही पोटेंशियल क्या होगा B पर. तो इस प्रकार से यह जो आपका स्फेरिकल सरफेस है वो क्या हो गया? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. अब मान लो ये कोई एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इसको एक्सिस मानकर आप एक सिलेंडर का फॉर्मेशन कर दीजिए. अब इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसका हर पॉइंट इस वायर से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है. तो इस सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस है यह भी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. तो जिस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो उसी को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस. आपसे कोई पूछे डेफिनेशन है, लिख सकते हैं, इट इज दैट सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इज टू बी सेम. उसका दो हम एग्जाम्पल यहां आपको दे दिए. अब इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं. Properties of equipotential surface. इसमें देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तुम्हारा, इस पर दो पॉइंट ले लिए A एंड B. तो A और B का पोटेंशियल सेम होगा, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0. A पर का पोटेंशियल और B पर का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल. चूंकि ये हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B विल बी 0. और जहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा. यानी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. लेकिन एक्चुअली इस A और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, लेकिन सरफेस के पैरेलल उसका कंपोनेंट 0 है. इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज directed perpendicular to the surface. Electric field at any point on equipotential surface is directed perpendicular to the surface. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. ये क्लियर हो गया. अब देखो A पर जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल B पर है. अगर कोई आपसे पूछे
कि किसी चार्ज Q को पॉइंट A से B तक ले जाने में वर्क डन क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि इफ dV इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देन वर्क डन टू टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट W इज इक्वल टू Q इंटू dV। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो होगा तो वर्क भी क्या होगा? जीरो। तो दूसरा प्रॉपर्टी यही हो गया। सेकेंड, वर्क डन टू टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम one point to another point on equipotential surface is to be zero. Work done to taking any charge from one point to another point on equipotential surface is to be zero. तो equipotential surface क्या है? डिफाइन कर दिए। इसकी दो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन क्या होता है? जीरो। ये दो चीज याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल। क्लास 11th में इसको डिस्कस किया गया है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, वन इज सॉलिड एंगल, अनदर इज प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या डिफरेंस है? तो किसी लाइन सेगमेंट द्वारा किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल। जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ L है, यहां कोई पॉइंट P है, इस सेगमेंट के दोनों एंड से इस पॉइंट को हमने मिला दिया, मान लो यहां से R डिस्टेंस पर है। तो ये लाइन सेगमेंट द्वारा P पर जो एंगल सबटेंड हुआ थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, एंड द फॉर्मूला इज दिस प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू L/R। इसी को आपको समझाया जाता है, अगर ये कोई सर्किल है, सेंटर O है, AB इसका एक कॉर्ड है, छोटा सा आर्क है, इस छोटे लेंथ के आर्क द्वारा इस पर बनाया गया एंगल थीटा इज इक्वल टू L/R। चूंकि AB बहुत छोटा लिया गया इसलिए इसको स्ट्रेट माना जाता है। इस पूरे सरकमफ्रेंस के द्वारा इस पॉइंट पर बनाया गया जो एंगल है, तो L के जगह पर पूरा सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है? 2πr/r। तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना के बराबर? तो 2π रेडियन, या इसी को 360 डिग्री कहते हैं। इसी प्रकार से एंगल मेड बाय सरफेस एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। एंगल मेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब सपोज कीजिए ये एक सरफेस है, इसका सरफेस एरिया A है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब इस सरफेस द्वारा इस पॉइंट P पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा? तो इस सरफेस के हर पॉइंट से इस पॉइंट P को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, ये एंगल बन गया सॉलिड एंगल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सॉलिड एंगल को प्राय साइन ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू A/r²। अब मान लो ये आपका सरफेस एरिया,
इस नॉर्मल से थीटा एंगल पर झुके, तो इसके द्वारा इसी पॉइंट P पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, ये एंगल थीटा है। तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज ए क्लोज सरफेस। इसको अगर सेंटर मानकर r रेडियस का आप स्फीयर खींच देते हैं तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना होगा? 4 पाई। तो जिस प्रकार से किसी पॉइंट पर प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई, उसी प्रकार से किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 4 पाई। ये आपका जो है सॉलिड एंगल है सरफेस ए द्वारा पॉइंट P पर बनाया हुआ। अगर इसी को किसी क्लोज सरफेस के द्वारा हम लोग सॉलिड एंगल लिखे थे A cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये साइन है इंटीग्रेशन का, ये देने का मतलब पूरा क्लोज लूप है। इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? 4 पाई के बराबर। ये याद रखना है। तो हम लोग जो चर्चा अभी किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का और सॉलिड एंगल का, इस तीनों का यूज होगा गॉस थ्योरम। उसी को किसी किताब में गॉस लॉ भी लिखा हुआ है, किसी किताब में गॉस प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है। तो गॉस थ्योरम क्या है? तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके अंदर सिचुएटेड टोटल चार्ज के अलजेब्राइक सम का 1/ε0 टाइम्स होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और इस गॉस थ्योरम को फिर हम लोग प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद इसका 3 एप्लीकेशन है। गॉस थ्योरम का यूज करके कोई चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।